नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम सीधे साल 2002 के एक बेहद अहम सुप्रीम कोर्ट केस की बात करने वाले हैं, जी.एन. नायक बनाम गोवा यूनिवर्सिटी। अगर आप किसी भी संस्था या कंपनी का हिस्सा हैं तो आपने ये जरूर देखा होगा कि कभी-कभी किसी की प्रोफेशनल तारीफ को तुरंत पक्षपात या फेवरेटिज्म मान लिया जाता है। लेकिन क्या सच में हर तारीफ बायस्ड होती है? आइए इस मामले की गहराइयों में चलते हैं और समझते हैं कि प्रोफेशनल रिकमेंडेशन और एडमिनिस्ट्रेटिव बायस के बीच की वो बारीक रेखा आखिर है कहाँ। तो आज के हमारे डिस्कशन का रोड मैप कुछ इस तरह रहेगा। हम एडमिनिस्ट्रेटिव बायस की दुविधा, रिक्रूटमेंट की टाइमलाइन, आर्टिकल 226 का चैलेंज, हाई कोर्ट वर्सेस सुप्रीम कोर्ट के फैसले, अनरीजनेबल बायस और आखिर में इंस्टीट्यूशनल ग्रोथ बनाम निष्पक्षता को कवर करेंगे। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। पार्ट 1, प्रशासनिक पूर्वाग्रह की दुविधा। इस पूरे विवाद को एक बहुत ही आम कॉर्पोरेट सिनारियो से समझते हैं। जरा सोचिए, एक कंपनी का वीपी डायरेक्टर पद के लिए अपने एक टॉप परफॉर्मिंग मैनेजर की काफी तारीफ करता है। अब उसी के लेवल का दूसरा मैनेजर खड़ा होकर कहता है, हे, ये तो सरासर पक्षपात है ना? बिल्कुल जानी पहचानी स्थिति। ठीक यही डायनामिक्स गोवा यूनिवर्सिटी के मरीन साइंस डिपार्टमेंट में देखने को मिले थे। इस कहानी के मुख्य किरदारों पर नजर डालते हैं। एक तरफ हैं मरीन साइंस डिपार्टमेंट के हेड यानी एचओडी। इन्होंने वाइस चांसलर को दी गई एक कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट में अपने ही डिपार्टमेंट के एक रीडर की जमकर तारीफ की। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि यही एचओडी डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी के मेंबर भी थे। जिस रीडर की तारीफ हुई वो प्रोफेसर पद के लिए सिलेक्ट हो गया। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब उसी डिपार्टमेंट के एक दूसरे रीडर ने, जिसे हम रिस्पोंडेंट नंबर 5 कहेंगे, इस पूरी सिलेक्शन प्रोसेस पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। पार्ट 2, रिक्रूटमेंट की टाइमलाइन। ये विवाद रातों रात नहीं खड़ा हुआ था। जरा इस टाइमलाइन को देखिए। यूनिवर्सिटी ने 1991 में मरीन साइंस में प्रोफेसर पद के लिए पहला विज्ञापन निकाला था, लेकिन किसी भी कैंडिडेट के पास जरूरी क्वालिफिकेशन नहीं थी। सोचिए, एक अहम पद खाली पड़ा है। इसके बाद 1991 से 1994 के बीच लगातार कई विज्ञापन निकाले गए। आखिरकार 1994 में एक नया विज्ञापन जारी हुआ, जिसमें मिनिमम क्वालिफिकेशंस तय करके आवेदकों को बताई गईं। तब जाकर ये पद भरा जा सका। मतलब ये एक लंबी और काफी मुश्किल प्रक्रिया थी। पार्ट 3, आर्टिकल 226 के तहत चुनौती। तो जब सिलेक्शन हो गया, तब वो प्रतिद्वंदी कैंडिडेट यानी रिस्पोंडेंट नंबर 5 चुप नहीं बैठा। उसने सीधे भारत के संविधान के आर्टिकल 226 का इस्तेमाल करते हुए एक रिट याचिका ठोक दी। उसका सीधा सा तर्क था कि ये पूरा सिलेक्शन एचओडी के पर्सनल बायस और उनके निजी स्वार्थ से दूषित है। आपको बता दें, आर्टिकल 226 हाई कोर्ट्स को ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव फैसलों की समीक्षा करने का एक बहुत ही पावरफुल टूल देता है। अब हमारे सामने दोनों पक्षों के बिल्कुल अलग अलग तर्क हैं। एक तरफ प्रतिद्वंदी कह रहा है कि ये पूरा मामला निजी स्वार्थ से जुड़ा है, इससे पर्सनल बायस झलकता है और चुने गए कैंडिडेट को अनुचित लाभ मिला है। वहीं दूसरी तरफ यूनिवर्सिटी और एचओडी का स्टैंड एकदम क्लियर था। उनका कहना था कि देखिए, ये तारीफ किसी स्वार्थ की वजह से नहीं, बल्कि कैंडिडेट के बेहतरीन वर्क एथिक्स की वजह से की गई थी और ये संस्थान की ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी था। ये एक क्लासिक टकराव था। पार्ट 4, हाई कोर्ट वर्सेस सुप्रीम कोर्ट। अब आप सोच रहे होंगे कि लीगल सिस्टम ने इसे कैसे देखा। तो देखिए, बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा बेंच ने शुरू में उस प्रतिद्वंद्वी की बात मान ली और रिट याचिका स्वीकार कर ली। लगा कि हां, बायस तो हुआ है। लेकिन पिक्चर अभी बाकी थी। मामला पहुंचा सीधे सुप्रीम कोर्ट और वहां सर्वोच्च न्यायालय ने हाईकोर्ट के इस फैसले को पूरी तरह से पलट दिया और इस प्रोसेस में एक बिल्कुल नया लीगल स्टैंडर्ड सेट कर दिया। पार्ट 5, अनुचित पूर्वाग्रह और स्वार्थ का लीगल टेस्ट। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ जो तर्क दिया वो बहुत ही क्रिटिकल है। कोर्ट ने साफ कहा कि जब तक कोई प्राथमिकता या प्रेफरेंस अनुचित ना हो और स्वार्थ पर आधारित ना हो, वो किसी प्रशासनिक निर्णय को दूषित नहीं कर सकती। आसान भाषा में कहें तो सिर्फ इसलिए कि किसी ने किसी की तारीफ कर दी, आप उस पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन को खारिज नहीं कर सकते। उस तारीफ के पीछे कोई निजी स्वार्थ या कोई अनुचित कारण होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन मेकर्स के लिए एक बहुत ही काम की चेकलिस्ट निकल कर आती है। कोर्ट ने माना कि हम उन सारे रिश्तों की कोई फिक्स लिस्ट नहीं बना सकते जिनसे बायस हो सकता है, पर कुछ सवाल जरूर पूछे जा सकते हैं, जैसे क्या यह प्राथमिकता अनुचित है? अगर हां, तो यह एक रेड फ्लैग है। क्या फैसला स्वार्थ या पर्सनल बेनिफिट पर टिका है? यह भी एक बड़ा रेड फ्लैग है। लेकिन अगर रिकमेंडेशन सिर्फ और सिर्फ काम के प्रति लगन और वर्क एथिक्स पर आधारित है, तो बिल्कुल ये एक ग्रीन फ्लैग है। इसे बायस नहीं माना जाएगा। पार्ट 6, संस्थागत विकास बनाम निष्पक्षता। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ किताबी कानून नहीं देखा,
उन्होंने पूरे कॉन्टेक्स्ट को समझा। कोर्ट ने इस बात पर खास ध्यान दिया कि उस वक्त गोवा यूनिवर्सिटी एकदम नई थी। उसे आगे ले जाने के लिए, उसे खड़ा करने के लिए बेहतरीन और मेहनती प्रोफेसरों की बहुत सख्त ज़रूरत थी। ये कॉन्टेक्स्ट एचओडी की नीयत को समझने के लिए बहुत मायने रखता है। और इसी वजह से कोर्ट इस नतीजे पर पहुंचा कि एचओडी की तारीफ किसी पर्सनल फायदे के लिए नहीं थी। ऐसा कोई सबूत ही नहीं मिला जिससे साबित हो कि एचओडी को कोई निजी लाभ हो रहा था, बल्कि ये तारीफ पूरी तरह से उस कैंडिडेट की मजबूत वर्क एथिक पर आधारित थी, ताकि एक नए संस्थान को सफलता की ऊंचाई पर ले जाया जा सके। ये एक बहुत ही अहम फर्क है जो कोर्ट ने यहां स्पष्ट किया। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के अंत में एक बहुत ही अहम सवाल खड़ा होता है। जरा सोचिए, कोई भी संगठन बेहतरीन टैलेंट की सख्त जरूरत और पूरी तरह से निष्पक्ष रहने की शर्त के बीच बैलेंस कैसे बनाए? जीएन नायक केस ने कम से कम ये तो साफ कर दिया है कि मेरिट और काम के आधार पर की गई तारीफ जिसमें कोई निजी स्वार्थ न हो, उसे पूर्वाग्रह या बायस बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। उम्मीद है ये केस आपको एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस और हायरिंग प्रैक्टिस को एक नए नजरिए से देखने में मदद करेगा।